हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। देखो, अगर जिन बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो वो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या किस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें स्टार्ट करना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो मैंने देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों की हमेशा रिएक्शन वाला जो पार्ट होता है बहुत वीक होता है। बच्चे उसको रटते हैं, समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट बनने के पीछे कौन सी मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सब दिक्कत आ रही है और आपको रिएक्शन बेटा याद करनी पड़ रही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी भी रिएक्शन को बेटा याद नहीं कर सकते। अगर आपको उस रिएक्शन के पीछे का जो मैकेनिज्म है, जो कोर कंसेप्ट है, वो कोर कंसेप्ट आपको नहीं मालूम है तो आप उस रिएक्शन से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया कर सकते हैं, कैसे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो हमें उसमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, पहला पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसको हम कहते हैं BOC। क्या कहते हैं आप? BOC। हर बच्चे को बीओसी के बारे में पता होना चाहिए। बीओसी का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं उसको? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया करना चाहते हैं तो आपको ये वाला पार्ट बेटा क्लियर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर बीओसी क्या होती है, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले अगर आपको छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं कुछ, ठीक है ना, कार्बन से रिलेटेड, कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, ठीक है ना। एक्चुअली में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ कर रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड ही तो पढ़ रहे हैं बेटा। और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो इसी कार्बन की आपको जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितने भी करैक्टर होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के, वो सब आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा, हम सबसे पहले पढ़ा करते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन किसका? हाइब्रिडाइजेशन बेटा कार्बन का। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन के ऊपर या फिर किसी और अदर एलिमेंट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन होगा, ठीक है ना, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, जिसको हम ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो कार्बन जानते हो बेटा, कार्बन केवल आपका या तो sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा या फिर क्या करेगा आपका sp2 करेगा या फिर क्या करेगा बच्चों बोलो sp3 करेगा, ठीक है ना। तो कार्बन के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 3 प्रकार का ही हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा। तो बच्चों जब ये आप तीनों प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीख जाओगे, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन की, आप इसी चैनल के ऊपर आप जो है मेरे पे देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन आपको तीनों कार्बन के ऊपर आना चाहिए और बहुत फास्ट तरीके से, कंसेप्ट भी आना चाहिए और आपको क्विक फास्ट, बहुत फास्ट तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब ये हाइब्रिडेशन निकालने के बाद में बेटा ये जो हाइब्रिडेशन आप सीखोगे कार्बन के ऊपर, इसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए कि भाई कार्बन के ऊपर अगर आपने ये 3 टाइप का हाइब्रिडेशन निकाल लिया है, ठीक है ना, तो बेटा उसकी हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, उसको ये हमारे काम कहाँ आएगा, तो उसकी एप्लीकेशन आपको पता हो। और अगर आप कार्बन के ऊपर ये 3 टाइप का हाइब्रिडेशन सीख जाएंगे तो फिर उसकी आपको आनी चाहिए एप्लीकेशन कि हमने ये कार्बन के ऊपर या ये जो ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, इसको हमने क्यों सीखा, ठीक है ना। तो उसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी? देखो, ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन की एप्लीकेशन से आपको ये पता लगेगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता लगेगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कार्बन की बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको पता लगेगा,
ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये कंसेप्ट नहीं आते हैं तो ये इन सब की वीडियो मैंने बेटा इसी अपने चैनल पर, योगेश कुमार केमिस्ट्री बॉस मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मैंने इसके ऊपर वीडियो डाल रखी है सभी की, तो आप वहाँ से कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं, किताब से, किसी भी टीचर की यूट्यूब पे वीडियो देख के आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस प्रकार से हम बढ़िया बनाए बेटा, ठीक है ना। तो BOC वाला पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि BOC अगर क्लियर होगा तभी आप GOC का एंजॉय ले पाओगे, और GOC बढ़िया होगी तो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म का बढ़िया तरीके से उसको प्रोडक्ट निकाल रहे होगे बेटा, वो समझ में तभी आएगी। और जब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म आपके बढ़िया होगी तो फिर आप जब चैप्टर की स्टडी करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, कार्बन की, तो इसके बारे में पता लगेगा कि भाई sp, जिस कार्बन के ऊपर sp हाइब्रिडेशन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या sp2 वाले की होगी या sp3 की होगी, ठीक है ना। उसके बाद में हमें एप्लीकेशन में सेकंड एप्लीकेशन होती है हाइब्रिडेशन की, एसिडिक नेचर के बारे में पता लगेगा। क्या पता लगेगा बेटा, एसिडिक नेचर, ठीक है ना, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसी और कंपाउंड की नहीं बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, केवल हाइड्रोकार्बन की, ठीक है ना। तो हाइड्रो एसिडिक, आप एसिडिक का मतलब आप जानते हैं H+ का निकलना, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हैं बेटा एक एल्केन होगी और सेकेंड पार्ट क्या हो गया आपका बेटा, एल्कीन हो गई, ठीक है ना, और ये हो गया आपका एल्काइन हो गया, ठीक है ना। तो इनमें से देखें तो इनमें से कौन सा सबसे बेटर क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है ना। एल्केन बढ़िया एसिड होगी या फिर एल्कीन बढ़िया एसिड होगी या फिर एल्काइन बढ़िया एसिड होगी। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड ही आपको मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा कार्बन के बीच में, और बेटा क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो वैसे तो आप जानते हो बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे वीकेस्ट एसिड होते हैं। क्या होते हैं, ये वीकेस्ट एसिड होते हैं। सबसे कमजोर एसिड कौन होते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब इन कमजोर में भी तीनों में कौन बढ़िया हाइड्रो एसिडिक नेचर के, देखो प्योर एसिड नहीं होते, ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होती है इनकी ना, H+ दे सकते हैं ये, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको पता लगेगा किसके द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बेटा। और जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाओगे बेटा तो उसके बाद में अगला कंसेप्ट बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है बेटा, कौन सा, ये आता है सेकेंड पार्ट आपका, ये आता है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप किस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे। खासकर देखो 11वीं क्लास के बच्चे हैं तो उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं बेटा। नीट में, जेईई मेंस में भी इस कोई मॉलिक्यूल आपको दे देगा, वो कहेगा बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशो पूछ लेगा। तो हर मॉलिक्यूल के अंदर आपको बेटा हर एटम के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तीसरा पार्ट क्या होता है बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है बेटा, टाइप्स ऑफ कार्बन। क्या, टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अब अगर आप कार्बन के टाइप्स को सीख जाते हो, ठीक है ना, तो फिर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नोमेनक्लेचर करोगे बेटा, चाहे अल्कोहल की बात करें या अल्काइल हैलाइड की बात करें, तो वो आपका जो पोर्शन होगा ना वो क्लियर होगा बिल्कुल। अब जैसे ये टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं बेटा 1 डिग्री, ये होते हैं 2 डिग्री, ये होते हैं बेटा 3 डिग्री, और ये होता है बेटा 4 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, कोई आपको मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें पूछेगा कि बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन कितने, या फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछ लेगा है, या 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछ लेगा। तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगेन मैं कहता हूँ, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखी है टाइप्स ऑफ कार्बन की, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और बेटा 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो आगे चल के आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए क्लियर बेटा, ठीक है ना। आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा कार्बन होता है बेटा अल्फा, बीटा और बेटा गामा कार्बन, ठीक है ना। अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन क्या होता है, ठीक है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। और बेटा तीसरे नंबर पर एक कार्बन होता है जिसको हम कहते हैं, बोलो, एलाइलिक कार्बन। क्या होता है, एक होता है एलाइलिक कार्बन, ठीक है ना। तो एलाइलिक कंपाउंड आप पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। एक होता है विनाइलिक कार्बन, ठीक है ना, विनाइलिक कार्बन,
तो ये होगा हमारा विनाइलिक कार्बन बेटा। एक होता है हमारा बेंजाइलिक कार्बन बेटा। क्या होता है ये? बेंजाइलिक कार्बन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ किस प्रकार से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने को बढ़िया कर सकते हैं, और बढ़िया करने के बाद में आप जो है नीट में और जेईई मेंस में अपने रिजल्ट को बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। देखो आप जानते हैं केमिस्ट्री जो है तीनों सब्जेक्ट में नीट में, चाहे बायोलॉजी की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, फिजिक्स की बात करें, उन दोनों की कंपैरिजन में क्या होती है बेटा? आपकी बहुत स्कोरिंग होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड होती है ये। ठीक है ना, और स्कोरिंग होती है। ठीक है, चलिए तो अपनी केमिस्ट्री को बूस्ट करिए बढ़िया तरीके से, बढ़िया प्रिपरेशन करिए। ठीक है ना, लोगों को यही पता नहीं लगता कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। अब बच्चों की तो बात अलग है, बहुत सारे तो टीचरों को ये पता नहीं होता कि बेटा हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ानी चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तरीका क्या होता है। नॉलेज मायने नहीं रखती, किसी भी टीचर की नॉलेज मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? देखो नॉलेज तो हर किसी के पास होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? वो होता है आपका पढ़ने का तरीका। ठीक है ना, कि अगर आपका तरीका बढ़िया है तो एक वीक और एवरेज जो स्टूडेंट होता है वो भी बढ़िया रिजल्ट ला सकता है बेटा। उसी प्रकार से टीचर की भी नॉलेज ज़्यादा मायने नहीं रखती। ठीक है, एक एवरेज नॉलेज तो होनी चाहिए कि एनसीईआरटी तो उसको आनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन मायने ये रखता है कि वो बच्चों को किस प्रकार से कंसेप्ट को समझाता है, उसकी डिलीवरी क्या है। ठीक है ना, उसकी टीचिंग स्टाइल क्या है, और सबसे ज़रूरी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आपका सीक्वेंस क्या है। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी कंसेप्ट एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। तो अगर सीक्वेंस के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा या बच्चे उसको तैयार करेंगे तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और ये बेस्ट सीक्वेंस का ऑर्डर बता रहा हूँ मैं आपको बेटा। BOC बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बढ़िया करिए, फिर GOC को आप बढ़िया करिए। GOC 2 पार्ट में होगी, एक फर्स्ट पार्ट होगा, एक सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसको स्टार्ट करें या किस प्रकार से हम इसको बढ़िया कर सकते हैं। तो देखो ये तीनों कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट किस लिए हैं? क्योंकि आगे चल के हमें जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना, बिल्कुल जो आपकी मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी है ना, वहाँ चैप्टर की स्टडी कर रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको परेशान करेंगे, तो आपको पहले ही क्लियर होने चाहिए ये। ठीक है ना, तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं बेटा एक कार्बन और आता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में तो पूरा एक चैप्टर है बेटा, उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? कायरल कार्बन बोलते हैं। तो कायरल कार्बन क्या होता है? कैलकुलेट करने को आ जाता है। ठीक है ना, इसको हम एसीमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसीमेट्रिक कार्बन। एसीमेट्रिक कार्बन। क्लियर बात होगी। इसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? इसके बाद में आपको पता होना चाहिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को कितने तरीके से आप पेपर के ऊपर अपने रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म एक तो। ठीक है ना, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए बेटा। दूसरा होता है बेटा एक कंडेंस फॉर्म होती है, एक कंडेंस फॉर्म होती है, और एक होती है बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बॉन्ड लाइन। तो किसी भी मॉलिक्यूल को, हर बच्चे को आपको इन तीनों तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूले का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ C4H10 मैंने लिखा, मान लो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या ये आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा? क्या ये आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ तो मुझे 4 कार्बन बनाने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है ना, और यहाँ पर लगाएंगे सिंगल बॉन्ड इनमें, और हर कार्बन, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। हर बॉन्ड के साथ में आप हाइड्रोजन को लगा दीजिए, तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ C4H10। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है ना,
अब हमें कैसे पता लगा यहाँ पर कि इसमें सिंगल बॉन्ड ही आएगा, तो इसकी भी आगे हम बताएंगे क्या चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, कि सिंगल बॉन्ड आएगा या डबल बॉन्ड आएगा। अब देख लीजिए कार्बन 4 हैं, 3 और 3 6 7 8 9 10, तो ये होगा बेटा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रकार से। एक होता है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूले का मतलब ये होता है कि कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, इनके साथ में इसको जोड़ दीजिए, तो देखो CH3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड लगाइए, CH2 आ जाएगा, और फिर ये आ गया आपका CH2 और ये आ गया CH3। ये हो गया आपका कंडेंस फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है कि उसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते नहीं हैं, वो एक बॉन्ड के द्वारा ही दिखाते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ये एक कार्बन हो गया यहाँ पर, एक कार्बन ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3, और ये होगा 4। तो यहाँ पर है CH3, यहाँ पर CH2 और ये CH3, तो ये होगा बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। बॉन्ड लाइन से कंडेंस फार्मूला बनाना आना चाहिए, और कंडेंस फार्मूले से आपको स्ट्रक्चर फार्मूला आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट, ये भी आपको आना चाहिए BOC में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है बेटा, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्टडी करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के कंपाउंड पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन आपको पता होना चाहिए कि हमें ओपन चेन वाले कंपाउंड पढ़ने हैं, क्लोज चेन वाले कंपाउंड पढ़ने हैं, ठीक है ना। क्लोज चेन वाले जो कंपाउंड होते हैं बेटा साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, एक होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये आगे इनका क्लासिफिकेशन करा गया है, तो इसकी भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और लास्ट में आपको BOC में क्या पता होना चाहिए बेटा, BOC में लास्ट में पता होना चाहिए आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। किसके बारे में? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को समझने के लिए, ठीक है ना, इसका आना बहुत ज़रूरी है। ये गलत होगा बेटा, ये होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना, ये होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको DU कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? DU, ठीक है ना। तो ये आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी आपको गिवन होगा, ठीक है ना, मान लो आपके पास में ये होगा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है ये वाला, तो अभी इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कार्बन है प्लस हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें क्या होता है केवल एक ही ऑक्सीजन। तो बेटा ये अल्कोहल भी हो सकता है, देखो है ना, अल्कोहल में ये बेटा आपका ईथर भी हो सकता है, ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, और ये आपका क्या हो सकता है? कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप इसमें हो सकते हैं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन होगा एग्जाम में, तो उसका DU निकालेंगे, और DU निकालने से आपको ये पता लग जाएगा कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। या फिर ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये आपका एसाइक्लिक होगा या फिर क्या होगा ये बेटा? साइक्लिक होगा। यानी कि ये जो इससे कंपाउंड बनेंगे वो रिंग वाले बनेंगे या विदाउट रिंग वाले बनेंगे। तो ये तो होगा हमारा क्या होगा बेटा? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आना ही चाहिए। इन एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप क्रिस्टल क्लियर रखते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो आगे वाला जो पार्ट आपका स्टार्ट होगा बेटा GOC वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वीक है ना, तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं कंसेप्ट में बेटा प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इसको क्रिस्टल क्लियर करिए बढ़िया तरीके से बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे, ये होगा हमारा पहला पोर्शन BOC का। BOC आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो फिर आपको जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया करने के लिए, वो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC फर्स्ट। ध्यान से देखेंगे, GOC फर्स्ट, ठीक है ना, GOC फर्स्ट, जनरल ऑर्गेनिक फर्स्ट बेटा। अब एक होती है आपकी जनरल ऑर्गेनिक सेकंड, ठीक है ना। तो जनरल ऑर्गेनिक फर्स्ट में आपको क्या आना चाहिए बेटा? यही है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट, ये ब्रेन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसको अगर आप समझ लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर GOC सेकंड वाला जो पार्ट है वो बेटा तभी समझ में आएगा आपको। इसमें क्या पढ़ते हैं हम सर? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? इसमें पढ़ा करते हैं हम बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन
डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें हम शॉर्ट में कहते हैं इनको ईडीई या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि ये बेसिक वाली वीडियो है, क्योंकि यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यही वाला पोर्शन मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। तो अब आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनों का देना लेना, ये वाला कंसेप्ट है ना। अब ये होते क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जानते हैं बेटा, जब भी आप किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, मान लो मैं आपको एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में बताता हूँ, आप किसी भी टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आप जानते ही हो उसमें क्या होगा बेटा, एक सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है, एक सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होगा, देखो जब भी कोई ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी बेटा रिएक्शन, तो उसमें एक सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। क्या होगा दूसरा पार्ट, क्या होगा बेटा, दूसरा पार्ट होगा एक रिएजेंट, क्या होता है, एक रिएजेंट। अब रिएजेंट क्या होता है बेटा, ये एक अटैकिंग स्पीसीज होती है जो किसके ऊपर अटैक करती है, बोलो, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगी। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम एक सॉल्वेंट। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है बेटा, ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती है वो किसी न किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में काम करेगी। हर रिएक्शन में एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट होगा, वो पोलर प्रोटिक भी हो सकता है, पोलर एप्रोटिक भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो सॉल्वेंट किसका रोल करता है, ये एक मीडियम का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। और आप जानती हो बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट के कितने पार्ट हो गए, रिएक्टेंट के 2 पार्ट हो गए, एक सबस्ट्रेट होगा और एक रिएजेंट होगा, ठीक है ना। रिएजेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, अब यहाँ प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनते, यहाँ पे डायरेक्ट बना करता है बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बनता है, पहले एक रिएक्शन इंटरमीडिएट। हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई ना कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, और अगर आपको थोड़ा भी याद है तो ये इंटरमीडिएट या तो बेटा कार्बोकैटायन बनेगा, या फिर क्या बनेगा, ये कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, या फिर ये कार्बोनेन बनेगा। यही 3 इंटरमीडिएट आपको काम आने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनेन, ये बनेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पीसीज होती हैं बेटा, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत कम समय के लिए बनती है। और इसके बाद में फिर यहाँ पे बना करता है क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट 10⁻⁻6 सेकंड के लिए बनती है, ठीक है ना। और फिर यहाँ बनेगा बेटा प्रोडक्ट आपका, ठीक है ना। प्रोडक्ट भी बहुत सारे बनेंगे यहाँ पे, मेजर माइनर। तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट से बनेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो सीक्वेंस होगा बेटा वो ये होगा, एक सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट और रिएक्शन इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट, ये बनेगा, ठीक है ना। तो हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनेन, और ठीक है ना, इन इंटरमीडिएट के द्वारा ही क्या बनेगा, आपका ये प्रोडक्ट बना करेगा हर रिएक्शन में, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उतना ही मेजर आपका क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की क्यों जरूरत पड़ेगी, अब बेटा ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ना, ये वाले, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल हुआ करते हैं, ठीक है ना। अब इनको स्टेबल करने के लिए आपको क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब, जैसे कार्बोकैटायन, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। कार्बन फ्री रेडिकल है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसको डोनेट करने पड़ेंगे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लेंगे हम इनसे। तो वो सब जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होगी, वो होगी बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के द्वारा ही, ठीक है ना। तो पता लग गया आपको। तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ईडीई, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है बेटा, ये आपके क्या बताते हैं, हमें क्यों पढ़ेंगे हम इनको। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है ना। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, तो आप बताओगे किसी को भी भाई कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं। जी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं जो हमें क्या बताएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में। ये हमें क्या बताएंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट,
ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबल करना नहीं सीखोगे तो आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को नहीं सीख पाएंगे। तो वो हमें कौन बताएंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। दूसरा हमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या बताते हैं बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन बेकार एसिड है, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के द्वारा ही पता लगेगा। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बेटा, किसके बारे में? बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। और नंबर 4, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक की रिएक्शन जो मैकेनिज्म है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, वो आप तभी सीख पाओगे बेटा जब आपको सारे के सारे क्या नाम है, ये EDE बढ़िया तरीके से आते होंगे। ये हमारा सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसको हम स्टडी करते हैं किसमें? GOC सेकंड पार्ट में। तो GOC का सेकंड पार्ट तभी हो पाएगा जब हमारा EDE वाला ये पोर्शन बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं EDE, ठीक है ना, ये कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम डिवाइड करते हैं बेटा कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा परमानेंट इफेक्ट। क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, क्या होते हैं? ये हमारे परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और दूसरे होते हैं बेटा हमारा टेम्परेरी इफेक्ट। क्लियर है? अब ये जो परमानेंट इफेक्ट है ना बेटा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पूरी ताकत, पूरी जान लगा दीजिए। और मैं बेटा यही वाला जो पोर्शन है ना, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है ना, बहुत यूनिक वीडियो होगी। ठीक है ना, हर बच्चे को बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ठीक है ना, चलिए परमानेंट इफेक्ट में हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हैं, और ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आप इन इफेक्ट को पढ़ोगे बेटा। पहला इफेक्ट होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, कौन सा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं क्या? आई इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, आई इफेक्ट, आई के द्वारा इसको हम सिंबलाइज करते हैं, आई इफेक्ट। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे ही नहीं बेटा, मैं आपको ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लगता है। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये वाला इफेक्ट लगेगा, और फिर इसको पढ़ने के बाद में हम ये भी सीखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, कहाँ पर ये काम आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, हमें ये भी सीखना है कि उसका यूज़ क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेकेंड नंबर पर जब आप इंडक्टिव इफेक्ट को बढ़िया तरीके से सीख लोगे तो सेकेंड इफेक्ट हम पढ़ेंगे जो मोस्ट पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत एप्लीकेशन है इसकी, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। एक बात और मैं बता दूं, एक भी इफेक्ट को अगर आप छोड़ दोगे तो कोई सा भी इफेक्ट आपको काम नहीं करेगा बेटा, याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, इनकी पावर का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर आती है बेटा रेजोनेंस। ठीक है ना, रेजोनेंस। और नंबर 4 पे आता है बेटा मीजोमेरिक। कहता है मीजोमेरिक इफेक्ट, या फिर हम इसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? रेजोनेंस। बहुत सारे बच्चों को इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन का पता नहीं लगता, कहाँ पे इंडक्टिव लग रहा है, कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस और मीजोमेरिक में डिफरेंस नहीं पता लगता। ठीक है ना, तो ये सब आपके क्रिस्टल क्लियर होने वाले कंसेप्ट है बेटा यहाँ पर। और नंबर 5 पर हम जो सबसे मोस्ट पावरफुल इफेक्ट होता है बेटा, ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, कई बच्चों की तो बात अलग है, टीचर को नहीं पता लगता कि एरोमेटिक इफेक्ट और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो में कि मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का क्या तरीका होता है, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है ना, अब मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर टेम्परेरी में केवल एक ही पढ़ेंगे हम, वो होगा हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा होगा बेटा? इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है जी। और बेटा लास्ट में आपको बता देता हूं मैं पावर का ऑर्डर क्या होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये पता नहीं है तो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है बेटा पावरफुल, जिसको बोलते हैं एरोमेटिक इफेक्ट। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, और दूसरे नंबर पर होता है बेटा एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर। और तीसरे नंबर पर होती है बेटा आपकी रेजोनेंस। क्लियर है।
और बेटा यहाँ होता है आपका हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में होता है बेटा आपका इंडक्टिव। तो ये है इनका बेटा प्रायोरिटी का ऑर्डर, ठीक है ना। जब आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ोगे तो एक कार्बोकेटाइन एरोमेटिक के द्वारा स्टेबल होगा, एक एम इफेक्ट के द्वारा होगा, एक रेजोनेंस, एक हाइपर कंजुगेशन, तो फिर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी, ठीक है ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम किस तरह से अपनी बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सीक्वेंस का ऑर्डर है बेटा, ये बहुत बेस्ट सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं योगेश कुमार केमिस्ट्री बॉस बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ EDE, ठीक है ना। और EDE में हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। और एक बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी आपको, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट टीचर यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप जब मेरी वीडियो को देखोगे इस इंडक्टिव इफेक्ट की, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी और कभी भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। और अब फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा 8218197018, ठीक है। क्लियर बात होगी। अब हमारा चैनल कौन सा है बेटा, ये योगेश कुमार केमिस्ट्री बॉस। आप चाहते हैं कि आपके पास सारी वीडियो आती रहें, आपको मालूम पड़ता रहे कौन सी वीडियो आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि कोई फ़ायदा होने वाला है हमारा, ठीक है। और मैंने इनऑर्गेनिक की भी बहुत सारी वीडियो इसमें डाल रखी हैं, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, GOC का फर्स्ट पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में सारे इफेक्ट पढ़ेंगे लगातार, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए बढ़िया तरीके से, और कभी भी डीमोटिवेट नहीं रहना है आपको, ठीक है ना। मोटिवेट रहते रहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। और हर दिन बेस्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।